हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 7वें चैप्टर राशियों की तुलना इसके परिचय का चौथा भाग करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज से ये कितना अलग है, आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, जब भी हम पैसे बैंक में जमा करते हैं या किसी को ब्याज पर उधार देते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये रेट है, इस दर से हम दे रहे हैं। तो मान लो कि 10% के हिसाब से हमने किसी को पैसे उधार दिए। 10%, 10%। 10% का मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर एक साल में ब्याज के रूप में 10 रुपये मिलेंगे। ये सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ मैं। तो पहले साल की कहानी देखो, फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, पहले साल की, फर्स्ट ईयर की, 100 रुपये आपने उधार दिए तो साधारण ब्याज के रूप में मिलेंगे 10 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में भी 10 रुपये ही मिलेंगे। तो एक साल के अंत में अगर हम देखें तो साधारण ब्याज पे अगर हम देते हैं तो कुल पैसा हो जाता है 110 रुपये। ये आपने दिए उधार, ये एक साल में आपको मिलने चाहिए कुल मिलाकर, ठीक है। तो जो शुरू में पैसा हम जमा करते हैं उसको हम मूलधन कहते हैं, और ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसा हमारा बनता है फाइनली, उसको हम कहते हैं मिश्र धन। ये आप समझ रहे हो। और 10 रुपये क्या है बीच में? ब्याज है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का सेम हिसाब बनेगा अगर केवल और केवल एक साल की बात है। तो एक साल के अंत में साधारण ब्याज और के हिसाब से 110 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से भी 110 रुपये हुए। लेकिन दूसरे साल से इनकी कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। साधारण ब्याज फिर से 10 रुपये होगा और 2 साल में कुल कितना पैसा हमारा हो जाएगा? 120 रुपये। 100 रुपये तो जो मूलधन है जो हमने जमा किए, 10 रुपये एक साल का ब्याज है पहले साल का और 10 रुपये दूसरे साल का है। तो कुल मिला के 120 रुपये 2 साल के अंत में हमें मिलने चाहिए। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का अगर हम देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो दोबारा 10% लगेगा वो इस पर नहीं लगेगा जो जमा किए, वो लगेगा इस पे। जो आप समझ रहे हो बात को? यानी एक साल के अंत में इतना पैसा है, यानी हमारे अकाउंट में इतना पैसा है 110 रुपये, तो अगले साल ब्याज हमें इस पर मिलेगा, ये ना कि इस पे जो शुरू में जमा किए, इस पे नहीं, इस पे मिलेगा जो कि उस साल की शुरुआत में है। तो इसका 10% होगा 11 रुपये। तो 2 साल में हो जाएगा ये 121 रुपये। समझे? 100 रुपये तो जमा किए, एक साल का ब्याज ये है और दूसरे साल का ब्याज ये है। अब आपको समझ आ रहा है? तो एक पहले साल में तो कोई अंतर नहीं है, दूसरे साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होना शुरू हो जाता है। अगर मैं 3 साल की बात करूं तो देखो तीसरे साल क्या कहानी होती है। तीसरे साल साधारण ब्याज फिर 10 रुपये होगा, क्योंकि अभी भी वो इसी पे ही हमें मिल रहा है ब्याज, और कुल मिला के 3 साल में 130 रुपये हमें मिलेंगे। लेकिन जहां तक चक्रवृद्धि ब्याज की बात है तो तीसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगेगा? उस पर लगेगा जो उस साल की शुरुआत में हमारे पास पैसे जमा है, जो कि 121 रुपये हैं। 2 साल में 121 रुपये हो गए थे ना, तो अगले साल की शुरुआत के लिए भी 121 रुपये हैं। तो इसका 10% होगा 12.1, और कुल मिला के पैसे हो गए तो 12.1 इसमें जोड़ेंगे हम 133 रुपये 10 पैसे। ये देखो, तो इतने रुपये हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 3 साल में 100 रुपये पर, और साधारण ब्याज के हिसाब से 130 रुपये होते हैं। तो अब आप समझ गए साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इनमें अंतर। अब क्योंकि इस टॉपिक में आपके पास केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर देखो, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो डायरेक्ट, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, मैं आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताता हूं। तो जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। अब ये क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देखो P है मूलधन प्रिंसिपल, P है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R है दर जो कि 10% है, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं, इसलिए इसको R से, और T का मतलब समय है, T का मतलब टाइम है। तो समझ गए PRT इसका क्या क्या मतलब है। P मूलधन है प्रिंसिपल, R दर है यानी रेट, और T है टाइम। तो देखो मूलधन यानी कितने रुपए हमने जमा किए, 100 रुपये जमा किए प्रिंसिपल, दर क्या है, रेट है 10, और 3 साल तक हमने जमा किए अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना ये है फॉर्मूला। तो यहां पर 100 से 100 कटा और ये आ गया 30 रुपये का ब्याज हो गया। और यहां पर अगर आप देखें इन्हें तो ये भी 30 रुपये का ब्याज है। अगर आप ऐसे में देखें 100 10 रुपये हो रहे हैं तीनों साल के, ये तो है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना है यानी ब्याज तो 30 रुपये है, तो हमें कुल पैसा कितना मिलेगा 3 साल के अंत में, यानी उसको कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, तो जो मूलधन यानी जो हमने शुरू में जमा किया उसमें हम जोड़ते हैं ब्याज को, तो ब्याज उसमें जुड़ा और मिश्र धन बन गया। तो मूलधन 100 रुपये हमने जमा किए थे, ब्याज 30 रुपये बना टोटल, है ना, ये साधारण ब्याज, और कुल राशि 130 रुपये होगी 3 साल में साधारण ब्याज पे अगर हम पैसे जमा करते हैं या पैसे देते हैं उधार। इतना समझ आ गया। लेकिन अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सीन ये है, आपने एक चीज यहां पे नोटिस की कि जब हम साधारण ब्याज का प्रयोग कर रहे हैं तो साधारण ब्याज हमें पहले निकालना पड़ा और फिर निकलता है मिश्र धन। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले मिश्र धन निकलता है, पहले क्या निकलता है, मिश्र धन, और बाद में ब्याज निकलता है। मिश्र धन, तो मिश्र धन को हम ए यानी अमाउंट कहते हैं, और फॉर्मूला देखो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। R हम स्मॉल r ले सकते हैं, ये सेम चीज़ है, R मतलब दर, है ना। तो जो यहाँ पर कैपिटल R है यानी रेट दर, वही यहाँ पर स्मॉल r है यानी रेट दर, यानी ये जो यहाँ पर है, ठीक है। P वही प्रिंसिपल यानी मूलधन, और n जो वर्ष इसमें जो T लिखा है वो यहाँ पर n का काम कर रहा है। n क्या है, समय ही आप मानकर चलिए, ओके। P का मतलब समझ आ गया, क्या है P, प्रिंसिपल है जो पैसे जमा किए, R क्या है, रेट जिस दर से हम पैसे देते हैं। दर क्या है, दर से परेशान मत होना, दर मतलब 100 रुपये पर जो हमें पैसे मिलते हैं वो दर हो गई, सीधी बात है। 100 रुपये पर 10 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये हो गए तो 20 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये हो गए तो 50 रुपये मिलेंगे, अगर दर 10% है तो परेशान मत होना, दर इतना मुश्किल नाम नहीं है। तो फॉर्मूला ये है मिश्रधन ज्ञात करने का। तो ज्ञात करते हैं फॉर्मूला लगा के, मान लो कि हम इतना लंबा नहीं करना चाहें और बस केवल फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा। तो देखो ए हमने निकालना है यानी मिश्रधन निकालना है, ठीक है। पी क्या है, 100 रुपये है जो हमने जमा किए, प्रिंसिपल यानी मूलधन। 1 प्लस आर है दर, रेट, और एन है समय। तो 3 वर्ष के लिए हम दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं। 0 से 0 कटा, और अभी इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो 100 तो अपना आ जाएगा, 10 से कम 10 और 11, 11/10। अब चूंकि यहाँ पर घात 3 है इसलिए इसका 3 बार आपस में गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 कटे, और यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1331/10। 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 133.1, इतना, ठीक है ना। 0 लगा दो ताकि पैसे की तरह लगे ये। और आपने देखा इतना रुपए हो गया है 3 वर्षों में। और यहाँ पे भी आपने नोटिस किया होगा कि इतना ही हुआ था। तो ये क्या है, मिश्रधन निकला। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाते हैं तो पहले मिश्रधन निकलता है। और अब कोई पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है इसमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है किससे, मिश्रधन यानी बाद में जो पैसे हमारे बन गए, माइनस मूलधन जो हमने पैसे शुरू में जमा किए।
तो उनको अगर हम माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो हमें ब्याज ही मिलेगा ना। तो 133.10 इसमें से हम 100 अगर माइनस कर दें जो हमने जमा किए थे, तो ब्याज हुआ 33.1 या 10। तो ये हमें ब्याज के रूप में मिल रहे हैं। तो बस आप ये देखो, अंतर देखो दोनों में। साधारण ब्याज का प्रश्न जब हम करेंगे तो पहले ब्याज निकलता है और फिर मिश्र धन निकलता है। चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में पहले मिश्र धन निकलता है और फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले हैं और इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, ठीक है। अब एक और प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर मान लो कि आपने 2000 रुपये किसी को दिए, 2000 रुपये किसी को दिए, ये मूलधन है। जो ब्याज की दर है ये है, मान लीजिए कि 10% प्रति वर्ष। दर हमेशा इस तरह से लिखी होगी। वैसे ज़रूरी नहीं है कि दर केवल प्रति वर्ष हो, प्रति माह भी हो सकती है, प्रतिदिन भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो आपके पास प्रश्न है उनमें दर प्रति वर्ष में है। इस दर से पैसे दिए 2 साल के लिए। तो हमें ज्ञात करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा इसका। तो आप यहाँ पे हल करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे हल करने से पहले आप यहाँ पे हल करो वीडियो को पॉज करके। तो देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, जो कि मिश्र धन है, अमाउंट। उसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R/100 इसकी पावर n। तो यहाँ पे P यानी मूलधन, जो पैसे जमा किए 2000, 1 प्लस R दर है यानी 10/100, और n 2 है ना, 2 वर्ष के लिए दिया है। 2 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2000 गुणा 10 से कम 10 रे 11, 11/10 गुणा 11/10, 2 0 से ये 2 0 कटे, 11 गुणा 11 121, 2420। इतने रुपए हो गए हैं। ये है मिश्र धन। ध्यान रखना, मिश्र धन, ओके। तो हमें तो ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देंगे। जो पैसे बाद, ऑब्वियस सी बात है, जो पैसे बाद में हमारे पास हो गए, बन गए, उसमें से क्या माइनस करेंगे? जो हमने शुरू में जमा किए। तो हमारे पास इतने पैसे बन गए हैं। शुरू में हमने केवल 2000 रुपये जमा किए थे, तो ब्याज के रूप में कितना पैसा हमारा जमा हो गया? 420 रुपये। इतने पैसे हमें ब्याज के मिलेंगे। ऐसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का, कि A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। ये फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का। यहाँ पे ये फॉर्मूला, इसमें क्या क्या है? P यानी जो मूलधन है, जो पैसे हम जमा करते हैं, यानी जो शुरू में हमारे पास पैसा होता है, तो ये मूलधन होता है। ये है जो बाद में पैसा बनता है हमारा फाइनली, यानी इसको हम मिश्र धन कहते हैं। इसमें R है दर यानी रेट, और N है समय। तो ये सभी चीज़ें आप सीख गए। लेकिन इस फॉर्मूले का एक और बहुत ही अच्छा प्रयोग है, जो आपकी बुक में भी है, चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग, ये भी है। अब ये क्या है, ढंग से आप सुनिए। मान लो किसी गांव की जनसंख्या हर साल प्रतिवर्ष बढ़ती है 5%। हर साल 5% उस गांव की जनसंख्या बढ़ती है। मान लीजिए अभी अगर उस गांव की जनसंख्या 10,000 है, तो 2 साल के बाद कितनी होगी? अगर मान लो कि यह प्रश्न आ गया, तो 2 वर्ष के बाद हमें जनसंख्या बतानी है कि 2 वर्ष के बाद कितनी होगी, और प्रतिवर्ष 5% की दर से जनसंख्या गांव की बढ़ रही है। समझ गए ना प्रश्न? अभी गांव की जनसंख्या है 10,000, प्रतिवर्ष जनसंख्या इस दर से बढ़ रही है। तो ये दर का जब भी ये लिखा होता है ना, इसका मतलब 100 पे कितना, तो ये समझो कि 100 लोगों पे 5 लोग बढ़ रहे हैं। 100 लोग हैं तो वो 105 हो जाते हैं। इस तरह से होता है। तो 2 वर्ष के बाद कितनी जनसंख्या होगी? तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो,
जो ये 10,000 है वो क्या है? 10,000 है जो कि पहले की जनसंख्या है। जैसे हम जो शुरू में पैसे जमा करते हैं ना, मूलधन, तो उसकी जगह पे हम ये लिख देंगे जो पहले वाली जनसंख्या है, यानी 10,000। प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है 5%, तो ये आर हो गया। एन 2 वर्ष है तो 2 हो गया। और हमें ये ज्ञात करना है कि बाद में जनसंख्या कितनी है, तो ए हमें ज्ञात करना है। तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए इज इक्वल टू, तो यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला सामने लिखा है। तो पी है 10,000, 1 प्लस आर यानी 5/100 और इसकी पावर है 2। तो फॉर्मूले में आर, एन और पी का मान हमने रख दिया है, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो 5 से कटा ये 20 बार जाएगा, 20 से कम 20 और एक 21, तो ये हो जाएगा 10,000। अब देखो अंदर तो हो गया 21/20, लेकिन घात है इसकी 2, तो इसलिए 2 बार ये आएगा, क्योंकि घात क्या है? 2 है, यानी 2 बार इसका गुणा हो रखा है। अब हमने ये 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 दूने 4, ये पूरा कट गया, 25 आ गया और ये गुणा करके आ जाएगा 11,025। तो गांव की जनसंख्या अब इतनी हो गई है। तो आप समझ गए कि कैसे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग। अब एक और अनुप्रयोग करते हैं इसका। यह प्रश्न यहां पर देखो माय डियर, प्रश्न क्या है? एक मेज का मूल्य 2,000 रुपये है। यदि प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की गिरावट होती है तो 3 वर्षों के बाद मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि ऐसा होता है ना कि आपने मेज नई नई खरीदी 2,000 रुपये की, आपकी 1 साल तक आपने यूज़ किया, फिर आपने सोचा कि चलो मैं इसको बेच देता हूँ, तो 2,000 रुपये में ही नहीं बिकेगी ना, वो जितने में आपने खरीदा उतने में तो नहीं बिकेगी, कुछ कम में बिकेगी। तो मान लो कि हर साल उसकी कीमत में 10% की गिरावट होती है, कि अगले साल कुछ कीमत कम होगी, अगले साल और कम होगी, तो ये गिरावट 10% है। तो 3 वर्षों के बाद मेज की कीमत क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। समझ गया ना आप क्वेश्चन? तो देखो, सेम फॉर्मूले का यूज़ करके, जो हमारा फॉर्मूला है कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसकी पावर एन, सेम फॉर्मूले का यूज़ करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें ये क्या क्या है? तो P है जो शुरू में मूल्य है उसका, यानी P यानी जो शुरू में होता है। जैसे हम शुरू में जो पैसे जमा करते हैं उसको हम P लेते हैं ना, तो वैसे ही P हम लेंगे जो हमारे पास शुरू में मूल्य है मेज का, यानी 2,000 रुपये। इसके बाद है 10% की गिरावट, यानी R। तो R हम क्या लिखेंगे? R है 10%। लेकिन क्योंकि ये गिरावट हो रही है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ये ध्यान रखना आप। ओके, गिरावट हो रही है, कोई चीज़ कम हो रही है हर साल, तो R माइनस में आ जाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी गांव की जनसंख्या कम हो रही है हर साल, तो उसमें जो R होगा फिर वो माइनस में आ जाएगा। तो जब भी गिरावट हो रही है तो उसमें माइनस में आ जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। इसके बाद है N जो कि है 3 वर्षों की बात की है यहाँ पे, तो N 3 आ गया। अब इन सब मानों को हम यहाँ पर रखेंगे। P है 2,000, 1 माइनस, देखो मतलब 1 प्लस है लेकिन R माइनस है तो उसने माइनस ही हो जाना है, और ये 3, तो ये है 2,000। अब देखो ये 0 से 0 कटा, 10 से कम 10, 10 में से 1 गया 9, 9/10। अब क्योंकि 3 बार है तो 3 बार ये आ जाएगा, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं 9/10 गुणा 9/10। 3 0 से ये 3 0 कटे और ये आ जाएगा टोटल कितना? 729 गुणा 2 यानी 1458। तो इतने रुपए मेज का मूल्य हो जाएगा, मेज की कीमत हो जाएगी 3 सालों के बाद, 3 वर्षों के बाद। समझ आ गया? अब दोस्तों इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक मेज की कीमत में प्रतिवर्ष 10% की गिरावट होती है। यदि 3 वर्षों के बाद कीमत 1,458 रुपये है तो प्रारंभ में मेज की कीमत क्या थी, शुरुआत में मेज की कीमत क्या थी? तो यही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न घुमाकर दिया गया है इस बार। यानी इस प्रश्न में ये चीज़ दी है और आपको ज्ञात करनी है ये वाली चीज़। समझ गया अंतर?
अंतर ये है कि इसमें इस बार ए दिया है, ए दिया है और आपको पी ज्ञात करना है। उल्टा है, अभी तक हमने क्या किया था कि पी दिया था और हमें ए ज्ञात करना था। इस बार ए दिया है, पी ज्ञात करना है। अब आपके मन में अगर यह प्रश्न है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ए है कौन सा पी है, बहुत आसान तरीका है। आप ये समझो कि पी का मतलब पहले वाला या पीछे वाला जो भी नंबर है, पीछे वाली जो भी संख्या है, पहले पैसे जमा किए या पहले की जनसंख्या या पहले की कीमत, प्रारंभ की कीमत, तो पी इसका मतलब पी है। और ए का मतलब है जो आने वाले टाइम में, जो आगे के टाइम में। तो ए और पी को इस तरह से आप देख लेना, पी मतलब पहले, ए मतलब आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में, यानी भविष्य में, यानी बाद वाला, ये समझो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये देखो कौन सा पहले वाला है कौन सा बाद वाला है। तो मेज की कीमत में 3 वर्षों के बाद ये हो जाती है, तो प्रारंभ की ज्ञात करनी है। तो बाद की तो दी है ना, यानी आने वाले वक्त की दी है, तो यानी ए दिया है और पीछे वाला पूछा है, यानी हमें पी ज्ञात करना है। तो ये एक आसान तरीका है समझने का। ओके, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन एन। ए है 1458, पी हमें ज्ञात करना है। अब आर देखो यहाँ पे -10%, क्यों? क्योंकि कम हो रहा है, चीज़ें गिरावट हो रही है, तो ये माइनस, इसका ध्यान रखना। और एन तो अपना 3 है, तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। ये हो जाएगा 0 से 0 कटा, 10 से कम 10 से 1 9, 9/10 इसकी घात 3। तो ये क्या हो जाएगा 1458 बराबर पी गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। तो पी हो जाएगा 1458 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब इसको आप काटेंगे, 9 से भाग देंगे और काटने पीटने के बाद ये 2000 आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको भाग देंगे तो ये चीज़ 2000 आ जाएगी। आप दे दो आराम से। इस तरह से हम करेंगे। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक गांव की जनसंख्या 3 वर्षों के बाद हो जाती है 1331। अगर प्रतिवर्ष गांव की जनसंख्या 10% बढ़ती है, ये 3 वर्ष के बाद होती है, ठीक है। तो प्रारंभ में गांव की जनसंख्या क्या थी, ये हमें ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन आपके पास इस तरह से भी आ सकता है कि एक गांव की जनसंख्या इतनी है, प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, तो 3 वर्ष पहले क्या थी, है ना। तो ये भी आ सकता है 3 वर्ष पहले क्या जनसंख्या थी। तो ये प्रश्न यही है, इसी को मैंने प्रॉपर इस रूप में लिख दिया है। तो अब देखो कंफ्यूजन आपको होगी ए और पी में। तो अब आप सोचो कि ये ए दिया है या पी दिया है, ये जनसंख्या क्या है। तो उसके लिए बस ये देखो कि ये बाद की संख्या है या पहले की संख्या है, यानी जो समय का कालखंड है, समय में ये जो नंबर है, ये जनसंख्या, ये बाद के टाइम की या पहले की टाइम की है। तो अब आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये तो बाद के टाइम की है, पहले की तो पूछी हुई है, यानी बाद की है, आने वाले वक्त की है। तो यानी ए हमारे पास है दिया हुआ और पहले वाली पूछी है, तो यानी पी हमें ज्ञात करना है। रेट दर 10% है, तो ये ध्यान रखना इस बारी माइनस में नहीं लेना क्योंकि बढ़ रही है, और एन है 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 अपॉन एन। तो यहाँ पे रखेंगे ए है 1331, पी हमें ज्ञात करना है, आर है 10 और एन है 3।
0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 11/10। और देखो 3 बार है ना, मतलब 10 से कम 10 और 11। अब क्योंकि 3 बार है तो 3 बार हम लिखेंगे, हाथ में 3 है तो 3 बार लिखेंगे। तो P हो जाएगा 1331 गुणा, ये पलट के इधर आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसको काटेंगे तो 11 से ये कटेगा 121 बार, 11 से ये कटेगा 11 बार, और 11 से ये कट जाएगा और ये 1000 आ जाएगा, 1000। तो यानी 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 1000 थी। इस तरह से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल जो मैंने समझाए हैं सब अच्छे समझ आए होंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।